नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने पहले जो भारत के भूगोल के बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था कि भारत का जो परिचय है उसके बारे में, कि भारत की जो जनसंख्या कितनी है, किन किन अक्षांशों में वो स्थित है, अक्षांश और देशांतरों उसका जो विस्तार है वो कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और उसके राज्य यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हमने बात कर ली थी। अब उसी लेसन में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, कि जो जनसंख्या वितरण है वो क्या है। तो जनसंख्या वितरण की जो विशेषता है हमारे भारत की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जनसंख्या का वितरण की जो प्रमुख विशेषता है वो है असमान वितरण। यानी जो जनसंख्या का वितरण है वो यहाँ पर बिल्कुल ही असमान पाया जाता है। हम बात करें इसमें कि देश के उत्तर प्रदेश, यानी हम यहाँ पर बात करें हम बात करें इसमें कि भारत में कि देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों में देश के 30% यानी 30% क्षेत्र पर राष्ट्र की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 50% जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत के जो 5 मुख्य राज्य हैं इसमें कि जो है उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो 30% क्षेत्रफल पर भारत की यानी राष्ट्र की 50% जनसंख्या निवास करती है। यानी इन 5 ही राज्यों में भारत की कुल प्रतिशत जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसके 50% इन 5 राज्यों में निवास करती है। फिर हम बात करें वहीं उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्य में देश के 16% क्षेत्र पर, जो 16% क्षेत्र है वहां देश की मात्र 4% जनसंख्या निवास करती है और 4% कम ही निवास करती है। अब ये उत्तर का जो ये क्षेत्र हो गया यहाँ का, इसका उत्तर का, और ये जो क्षेत्र हो गया 7 सिस्टर वाला पार्ट, ये वाला यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो ये उत्तर पूर्वी जो राज्य है, उत्तर पूर्वीय राज्य है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है भारत का यानी राष्ट्र का जो क्षेत्र उसका 16% भाग जो क्षेत्रफल रखता है। वहाँ की जो भारत की जनसंख्या है वो मात्र 4% जनसंख्या निवास करती है। फिर हम बात करें आगे कि किसी भी देश में जनसंख्या का जो वितरण है वहाँ के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी किसी भी देश, किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो वहाँ के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भौगोलिक कारकों में अगर कहीं पर समतल मैदान है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और अगर पर्वत पठार वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या का अभाव देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पर जनसंख्या वितरण को 3 श्रेणियों में इसमें बांटा गया है। जनसंख्या वितरण को जो 3 श्रेणियों में इसमें बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तो हम इसमें देखते हैं कि प्रथम श्रेणी के अंदर है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। यानी जो मध्यवर्ती मैदानी जो क्षेत्र है, यानी जो गंगा का मैदानी जो क्षेत्र है, तो इसके अंदर हम बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, तो इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19.96 करोड़ जनसंख्या है, पंजाब में 2,72,00,000 जनसंख्या, बिहार में 10.3 यानी 10,03,00,000, पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़, हरियाणा में 2.54 करोड़ और राजस्थान में
6.86 करोड़। ये जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है ये सभी नदियों के जो क्षेत्र है वो भाग है और वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इन हिसाब से इनको मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्र और इसी के साथ इसमें पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया। यानी 3 श्रेणियों में इसको मोटे मोटे रूप में बांटा गया है। तो ये इसमें मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। दूसरे हम बात करें द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के अंदर दक्षिण के पठारे वाले राज्य, जो ये दक्षिण का पठार है उस वाले ये राज्य इसके अंदर आते हैं। तो महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है ये दक्षिण के पठार में आता है। तो यहाँ पर 11.2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 7.25 करोड़ की आबादी है। फिर कर्नाटक की बात करते हैं हम। कर्नाटक के अंदर भी 6.11 करोड़ की आबादी है। और फिर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है वो है 8.46 करोड़। तो इसमें मध्यवर्ती मैदानी भागों के अंदर कितनी जनसंख्या है, वहीं दक्षिण के पठार वाले राज्यों में कितनी जनसंख्या है। फिर इसमें जो तीसरी श्रेणी है वो है समुद्र तटीय क्षेत्र। एक तो जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है, दूसरा इसके अंदर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो पूर्व पर्वतीय राज्य, जो पर्वतीय राज्य है। और तीसरा इसके अंदर है पश्चिमी राजस्थान। जो ये पश्चिमी राजस्थान है, जो डेजर्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेतीला मरुस्थल, वो इस तृतीय यानी तीसरी श्रेणी में उसको डाला गया है। इसके अंदर समुद्र तटीय क्षेत्र, फिर उसमें पूर्वी पर्वतीय राज्य और उसके बाद है पश्चिमी राजस्थान। तो ये तीनों को अलग अलग क्षेत्रों में से बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। यानी मैदानी के जो राज्य हैं उनमें कितनी जनसंख्या है, और पठारी जो दक्षिण के पठार में जो राज्य है वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, और तृतीय श्रेणी में है जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है या फिर पश्चिमी राजस्थान, ये इसके अंदर डाला गया। जनसंख्या वितरण में हम आगे बात करते हैं। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या वितरण है उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से। कुछ विद्वानों के अनुसार वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो कारक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो उसी के अंदर हम बात करते हैं। पहला जो प्राकृतिक इसमें कारक है वो है जलवायु। जलवायु जो मनुष्य के रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जलवायु इसमें जैसे अत्यधिक शीतल जलवायु या अति उष्ण जलवायु या फिर आर्द्र जलवायु, ऐसी जलवायु में मानव के जो क्रियाकलाप है वो न के बराबर होता है, यानी क्रियाकलाप किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि पश्चिम का राजस्थान है, वहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, या फिर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, या फिर मेघालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम रहती है, और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या सघन होती है। और जो इन क्षेत्र में यानी अति शीतल क्षेत्र, अति उष्ण क्षेत्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है। तो ये जो जनसंख्या है वो जलवायु है, यह महत्वपूर्ण कारक माना गया है। दूसरे कारक की हम बात करें तो दूसरा कारक है धरातल। धरातल की हम बात करें कि धरातल के अंदर यानी भूमि की जो आकृति यानी भूमि की जो आकृति है वो मैदानी न होकर उबड़ खाबड़ होती है। तो वहां पर मनुष्य ना तो कृषि कर सकता, न ही वहां पर परिवहन के साधन चल सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर जनसंख्या कम पाई जाती है, और बाकी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या बहुत ही अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां पर परिवहन के साधन भी अधिक होते हैं। तो ये जो धरातलीय क्षेत्र है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और पर्वत पठारी क्षेत्र होंगे वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है।
तीसरा जो इसके अंदर कारक है वो है जल प्राप्ति। जल प्राप्ति यानी हम अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के जीने का जो मुख्य बिंदु है वो है जल है, कि जल ही जीवन है। यानी जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। तो ये मुख्य कारक है जल प्राप्ति। जहां पर जल की प्राप्ति होगी वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। और हमारे यहाँ हम देखा है कि जो वर्षा है यानी मौसम है वो ये बारिश यहाँ से यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम होते 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 यहाँ पर जाके कम हो जाती है। यानी जनसंख्या, और ऐसे ही मौसम के हिसाब से यहाँ जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो अधिक है, फिर यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर और भी कम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है, उसी आधार पर जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर अब नहरों के द्वारा भी सिंचाई होने लग गई है। यानी पश्चिमी जो राजस्थान क्षेत्र है यहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर है उसके द्वारा सिंचाई हो गई है। तो ये क्षेत्र भी अब धीरे धीरे सघन होने लग गया है। तो जहाँ पर जल अधिक होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा, जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। फिर चौथा जो बिंदु है वो है परिवहन की सुविधाएं। परिवहन की सुविधा यानी हमने धरातल में ये बात की थी कि जहां परिवहन की सुविधाएं होगी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती। तो यही बात है कि जहां पर परिवहन की सुविधा अधिक होगी, तो परिवहन की सुविधा अधिक कहाँ होगी? जहां पर धरातल होगा, क्योंकि धरातल पर ही सड़कें आसानी से बनाई जा सकती है। तो धरातल जो यानी मैदानी जो भाग है, धरातल यानी मैदानी जो भाग है, वहाँ पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती है। तो वहाँ पर ही जो परिवहन की सुविधा है वो सुचारू रूप से चल सकती है। तो जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं सही रहेगी वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। और जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं नहीं होगी, जैसे पर्वतीय पठारी जो क्षेत्र है, पर्वतों में, पठारों में, यहाँ पर क्या होता है कि परिवहन की सुविधा नहीं होती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती। तो इसीलिए जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं सही तरीके से सुचारू रूप से रहती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं नहीं होती है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, तो ये खनिज संसाधन जहाँ पर पाए जाते हैं, यानी खनिज जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो खनिज जो संसाधन है, यानी खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर जनसंख्या अधिक, क्योंकि यहाँ पर खनिज अधिक है इसलिए के इर्द गिर्द जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कोलार की पहाड़ी है वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी जहाँ पर भी खनिज संसाधन है वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इनको रोजगार मिल जाता है। खनिजों से लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, और जहाँ पर खनिजों का अभाव होगा वहाँ जनसंख्या का भी अभाव मिलता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण। सामाजिक कारण की हम बात करते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके रीति रिवाजों में ढलना है कि हमारे रीति रिवाज ऐसे है तो उनके हिसाब से वहाँ रहना चाहते हैं। तो जहाँ पर जिस समूह यानी किसी धर्म के लोग जहाँ पर निवास करेंगे वो भी उसी धर्म के, यानी हम कह सकते हैं कि मान लो इस क्षेत्र में ये एक धर्म के लोग हैं ये, और
दो व्यक्ति अलग धर्म के हैं तो इनको यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, जबकि इनके धर्म के लोग यहाँ पर अधिक है तो ये दो यहाँ पर निवास करना चाहते हैं, यहाँ पर ये जाना चाहते हैं। तो ऐसे सामाजिक कारण, क्योंकि इनके जो रीति रिवाज है यहाँ पर मेल नहीं खाते, इनके रीति रिवाज यहाँ पर, तो ये भी क्या जाते हैं वहीं पर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे सामाजिक कारक होते हैं। ऐसे हम मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारकों के अंदर ये सोचते हैं कि जहाँ पर अपने को पूरी सुविधा मिलती है हम वहाँ रहना पसंद करें। जैसे उनको मान लो कोई चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन की सुविधा यानी स्कूल की शिक्षा जो भी है बच्चों के लिए, वो सारी सुविधा उसको जहाँ पर मिलती है वो वहीं रहना पसंद करते हैं। तो ये उनकी मनोवैज्ञानिक सोच होती है, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अंतिम बिंदु है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक व आर्थिक कारक कि इसमें राजनीतिक कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या भी उथल पुथल हो जाती है। जैसे कई सीमाओं विवाद रहता है, वहाँ पर रोज राजनीतिक कारणों के चक्कर में लड़ाई दंगे होते रहते हैं, तो लोग वहाँ से परेशान होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। असम में आतंकवादों के कारण आतंकवाद यानी आतंकवादी है वहाँ पर, तो उसके कारण वो देखने को मिलता है। तो ये होता है यहाँ पर राजनीतिक कारण। आर्थिक कारक की बात करेंगे, आर्थिक कारण में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं होते वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। जहाँ पर उनको रोजगार की सुविधाएं मिलती है, जैसे हम इस पर प्रवास भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो गाँव से शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाँव में रोजगार नहीं है और शहरों में वो रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। तो ये होता है आर्थिक कारक। तो ये बात थी इसमें जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने के, जिसमें ये 7 कारक थे: जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, परिवहन की सुविधा, खनिज संसाधन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और अंतिम है राजनीतिक व आर्थिक कारक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जनसंख्या वितरण का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और नीचे अपने चैनल के पास में लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, तो उसे दबाएं और नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी, जो भी नई क्लास आएगी, इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।